हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रकटना शास्त्र को पढ़ेंगे और प्रकटना शास्त्र में आज हम हर्षल के विचारों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सूज के विचार अलग है और हर्षल के विचार अलग है, तो हर्षल से ही प्रकटना शास्त्र का जन्म हुआ है और धीरे धीरे सूज ने समाजशास्त्र में प्रकटना शास्त्र की शुरुआत की। ठीक है, तो आज हम हर्षल के प्रकटना शास्त्र को पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो प्रकटना शास्त्र है ये दर्शन शास्त्र से बना है। ठीक है, दर्शन शास्त्र से ये आया है और प्रकटना शास्त्र जो है इसमें दर्शन और विज्ञान दोनों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। यानी दर्शन क्या है, वो व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति क्या सोचता है, उस क्या अनुभव करता है, ये सब चीज़ें बताता है। और विज्ञान क्या बताता है, जो वस्तुनिष्ठ चीज़ें हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों को प्लस करके क्या बना है, प्रकटना शास्त्र। ठीक है, और प्रकटना शास्त्र की बात जो उन्होंने बोली है हर्षल ने, इन्होंने दार्शनिक प्रकटना शास्त्र की बात की। यानी ये प्रकटना शास्त्र के जनक थे और दर्शन में इन्होंने प्रकटना शास्त्र को लाया। ठीक है, और समाजशास्त्र में प्रकटना शास्त्र के जनक कौन है, अल्फ्रेड सूज। यानी प्रकटना शास्त्र की सामाजिक व्याख्या किसने की, अल्फ्रेड सूज ने। ओके, और समाजशास्त्रीय व्याख्या और दार्शनिक व्याख्या में क्या अंतर है उसको भी हम देखते हैं। देखिए, प्रकटना शास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द फेनोमेनोन से बना है। ठीक है, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष दर्शन। यानी जिसको हम सामने देखते हैं वही क्या है, प्रकटना शास्त्र है, ये मानता है। ठीक है, प्रकटना शास्त्र क्या है, दर्शन की एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं के अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। यानी व्यक्ति क्या अनुभव करता है, क्या सोचता है, किसी घटना को किस दृष्टि से देखता है, प्रकटना शास्त्र इसी को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें क्या है, अध्ययन की व्यक्तिनिष्ठ विधि, यानी व्यक्ति के स्वयं के विचार अनुभव क्या है किसी घटना को लेकर। ठीक है, और वास्तविक दुनिया के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। यानी एक दुनिया तो वो है जिसको हम देख रहे हैं और एक दुनिया है जो इसके पीछे छुपी हुई है, यानी इसके जो अर्थ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उन अर्थों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखने का जो प्रयास किया है प्रकटना शास्त्र ने किया है। और प्रकटना शास्त्र जो है वो विज्ञानवाद का विरोधी है। ठीक है, तो विज्ञानवाद का विरोधी कैसे है, देखिए, विज्ञानवाद जो है वो ये मानता है कि हर जगह जो चीज़ें हैं उसका केवल वास्तविक पक्ष वही है जो सामने दिख रहा है, इसके पीछे कुछ अर्थ छिपा नहीं होता, ये विज्ञानवाद बोलता है। ठीक है, विज्ञानवाद, किसी चीज़ में जो वाद जुड़ जाता है इसका मतलब एक चश्मा होता है, हम उसी दृष्टि से उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञानवाद का विरोधी था, जबकि विज्ञान को ये बुरा नहीं मानता था क्योंकि ये दर्शन और विज्ञान दोनों का मिश्रण था। यानी ये घटनाओं का वस्तुनिष्ठ पक्ष जो है उसको मानता है, लेकिन केवल वस्तुनिष्ठ पक्ष ही होता है, इसके पीछे और कुछ अर्थ नहीं छिपे होते, इस चीज़ को नहीं मानता। इसीलिए ये विज्ञानवाद का विरोधी और विज्ञान का समर्थक है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आता है कि प्रकटना शास्त्र किसका विकल्प है, यानी किसका विरोधी है, तो वो है प्रत्यक्षवाद का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो हर्षल ने जीव जगत की बात की, जीव जगत और अव्याख्या, और ये ही दोनों उनके सिद्धांत के कीवर्ड हैं जो उन्होंने विधि दी हुई है प्रकटना शास्त्र की। देखिए, जीव जगत वह जगत होता है जिसमें व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन के कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, जैसे हमको घर में कोई काम करना हुआ तो हम घर में काम करते हैं, उसके बाद हम क्या किए, मार्केट में गए, सब्जी वाले के यहाँ हमने सब्जी ली। ठीक है, ऑफिस गए, बच्चों को स्कूल छोड़ा है। तो ये रोज़ का जो चक्र हमारा चलता है किसी व्यक्ति का, तो वो क्या हो गया, वो जीव जगत हो गया। ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति हो गया, कोई मछुआरा हो गया, वो रोज़ मछली पकड़ता है, फिर उसको मार्केट ले जाकर बेचता है, फिर घर आता है, ये उसकी दिनचर्या हो गई। तो ये जो उसका बन रहा है, ये क्या हो गया, ये जीव जगत हो गया। तो व्यक्ति के रोज़ के जो अनुभव होते हैं ये जीव जगत से ही प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसका सोच जो है वो जीव जगत से निर्धारित होता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीबी में पला है तो वो क्या करेगा, उसके जीवन में सोचने का दृष्टिकोण, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण अलग होगा। और कोई व्यक्ति जो बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति के यहाँ यदि उसका जन्म हुआ है और वो क्या है, ऐसे लोगों के बीच में पला है, तो उसके किसी चीज़ को देखने का, सोचने का दृष्टिकोण अलग होगा। ठीक है, वो लाखों लाख रुपए एक दिन में खर्च कर देगा और उसको कोई अफसोस नहीं होगा कि उसने ऐसा काम क्यों किया। जबकि जो गरीब व्यक्ति होता है, यदि उसको 100 रुपये भी दे दिया जाए कि नहीं आज खर्च करना है, तो उनको लगेगा कि आज तो बहुत खर्च कर लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है कि
एक गरीब व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है वो अलग होता है जीवन को देखने का, सोचने का, और वहीं पर एक पैसे वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होगा। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पानी को बहुत बचाते हैं। आपने देखा होगा कि पानी यदि ज़्यादा गिरने लगता है तो उनको मतलब गुस्सा आ जाता है, ठीक है, लोगों पर। वो पानी को बचा बचा के देश की निधि मानते हैं, और ये अच्छी बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी को बहुत बेशुमार गिराते हैं। वो बिल्कुल चला लेंगे अपना, क्या बोलते हैं, मशीन चला लेंगे और खूब पानी गिराएंगे। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पानी कितना गिर रहा है, कितना नहीं गिर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि कुछ लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है, कुछ लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है। ठीक है। और उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसका पालन पोषण एक ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट जो है वो बहुत ही छोटी चीज़ है, यानी घर घर में होता है। ठीक है। जैसे कोई जनजाति महिलाओं को देख लिया जाए तो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अपराध नहीं है, लेकिन पूर्वी समाजों में है। हमारे यहाँ पेपर में आपने देखा होगा कि महिला का किसी से अफेयर चल रहा है तो पति ने उसको काट डाला कुल्हाड़ी से। ऐसी घटनाएं तो निकलती रहती हैं पेपर में। ठीक है। तो वहाँ का दृष्टिकोण अलग है। वहाँ पे यदि पति को पता चला कि उसका अफेयर है तो वो बोलेंगे अरे ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ें वो देखते चले आ रहे हैं, वहाँ उनके समाज में घटित हो रहा है और वो दिनचर्या में उनके है, तो क्या होता है, उनको प्रभाव नहीं पड़ता इससे। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है। और भी इसी तरह से चीज़ें होती हैं जहाँ पे यदि हमने देखा कि कोई जीव कट रहा है, किसी जीव को काटा जा रहा है, तो एक शाकाहारी व्यक्ति होता है, उसको देखकर उसके मन में दार्शनिक विचार आने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब लोग हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और ये पाप कर रहे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। उसके मन में तमाम प्रकार के विचार आ जाते हैं और शायद वो उस दिन काफ़ी सोच में भी डूबा रहता है कि आज क्या हो गया। ठीक है। और वहीं पर मांसाहारी व्यक्ति होता है जो उसको देखने के बाद उसके मन में ऐसे विचार नहीं आते, कोई दार्शनिक विचार नहीं आते। वो सोचता है कि पिछली बार तो बिरयानी बनाए थे, इस बार हम ले चलेंगे तो कुछ नया डिश ट्राई करेंगे। ठीक है। तो उसके देखने का दृष्टिकोण अलग होता है और एक शाकाहारी व्यक्ति ने देखा तो उसका दृष्टिकोण अलग हो गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी कभी होता है कि कुछ मांसाहारी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो यदि किसी जीव को कटते हुए देख लें, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए उसको खाना छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनका दृष्टिकोण अलग हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि व्यक्ति के सोचने का जो दायरा होता है, उसके किसी घटना को देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। फिर देखिए अव्याख्या की बात की है उन्होंने। अव्याख्या क्या है? जीव जगत की बात मैंने जो अभी बताई आपको, ये सारे जीव जगत को यदि हटा दिया जाए, यानी कोई व्यक्ति किसी घटना को किस दृष्टि से देखता है, ये उसका जीव जगत निर्धारित करता है। ठीक है। तो उसके जीव जगत की इस निर्धारण को, इस सोच को, इस पूर्वाग्रह को हटाकर किसी घटना को देखा जाए, ये बात हर्षल का प्रकटना शास्त्र कहता है। ठीक है। मान लीजिए यदि कहा जाए कि नीम की पत्तियाँ कड़वी होती हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को यदि अध्ययन करने के लिए कह दिया जाए कि आप पता लगाइए कि नीम की पत्तियाँ कड़वी होती है कि नहीं, और आपको प्रकटना शास्त्रीय विधि का प्रयोग करना है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हर्षल का जो प्रकटना शास्त्र है वो तब तक उसको कड़वा नहीं मानेगा जब तक वो व्यक्ति उसकी अच्छे से जांच ना कर ले। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह को पूरी तरह से भूल जाइए। आप भूल जाइए कि नीम की पत्ती कड़वी होती है, आपने पहले इस चीज़ को ट्राई किया हुआ है, खाया हुआ है, आपने जानते हैं आप। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको एक पौधा मानकर, एक अनजान पौधा मानकर उसका आप निरीक्षण करेंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप लिखेंगे। ठीक है। तो प्रकटना शास्त्र में क्या किया जाता है कि 10 लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, तो कोई एक घटना है, सबको दे दिया जाता है और सबको देने के बाद पूछा जाता है कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या है। ठीक है। सब लोग उस घटना को अपने अपने तरीके से बताते हैं और वो जो रिसर्चर होता है वो उसको लिखता है। ठीक है। लिखने के बाद वो अपना दृष्टि जो होता है, जो उसमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। ठीक है। क्योंकि मिस्टर आर बताएंगे तो कुछ और बताएंगे, पी बताएंगे तो कुछ और बताएंगे, एस कुछ और बताएंगे। ठीक है। इसी तरह से ए कुछ और बताएंगे और सी कुछ और बताएंगे। मान लीजिए ये लोग अलग अलग लोग हैं, तो किसी घटना को ये लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है। कोई लड़का और लड़की जा रहे हैं तो आर बोल रहा है कि नहीं ये भाई बहन हो सकते हैं, पी बोलेगा नहीं नहीं ये तो प्रेमी और प्रेमिका ही है। ठीक है। एस बोलेगा कि हो सकता है पति पत्नी हो। ए बोलेगा हो सकता है ये लड़की अकेली हो तो ये लड़का छोड़ने के लिए उसकी मदद करने वाला हो। ठीक है। और सी इस तरह से कुछ और घटना का अंदाज़ा लगाएगा। तो ये क्या है, एक ही घटना है और अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। तो सबके दृष्टियों को लिखने के बाद अनुसंधानकर्ता उसकी गहराई से निरीक्षण करने के बाद वस्तुनिष्ठ ढंग से जब उस चीज़ को लिखता है
ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो प्रकटना शास्त्र हो गया। यानी पूर्वाग्रह को हम पूरी तरह से भूल जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति से हमारे रिलेशन को अध्ययन करना है, ठीक है, कि हमारा इस व्यक्ति से क्या रिलेशन है, तो हम तो जान ही रहे कि हमारे चाचा है, ये हमारे मामा हैं, ठीक है, ये हमारे भाई हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उस व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं जानते, अनजान है, तो आप वंश परंपरा के आधार पर चीज़ों को इस तरह से क्लासिफाइड करते हुए आइए कि हाँ, इस व्यक्ति से हमारा ये रिलेशन हुआ, तो क्या हो गया, इसको वस्तुनिष्ठ अध्ययन बोलेंगे। और ये अव्याख्या यानी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वही प्रकटना शास्त्र का मूल है, ठीक है। प्रघटना का मतलब क्या होता है कि कोई घटना, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन। किसी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन जब हम करते हैं तो वो क्या हो गया, प्रघटना शास्त्र हो गया। यानी उस घटना के बारे में केवल सोचेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब व्यक्तिनिष्ठता से अलग होकर लोगों के दृष्टिकोण को तो हम जानेंगे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, बाद का जो अध्ययन होगा लोगों के दृष्टिकोण को देखने के बाद जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि 10 लोगों से किसी घटना के बारे में राय हमने ले ली, उसके बाद हमने क्या किया, उसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया, वही प्रघटना शास्त्र है। देखिए, हर्षल जो है यथार्थ के बाह्य रूप को यथार्थ नहीं मानते, यथार्थ वह है जो इसके अंदर छिपा हुआ है। तो इसमें क्या है कि 10 लोगों से उनके अनुभव को पूछा जाता है कि आपने इस घटना को कैसे देखा, और उसके बाद एक कॉमन अनुभव जो होता है उसको प्रघटना शास्त्री जो है अपने अध्ययन में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न ये बनता है कि हर्षल के प्रकटना शास्त्र में और अल्फ्रेड सूज के प्रकटना शास्त्र में क्या अंतर है। तो हर्षल का जो प्रकटना शास्त्र है, ठीक है, ये एक व्यक्ति की चेतना, यानी एक व्यक्ति है वो किसी घटना को कैसे देखता समझता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की चेतना के द्वारा किस तरह से वो प्रकटना को देखता है पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, इसकी बात करता है हर्षल। जबकि जो अल्फ्रेड सूज है, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कोई घटना होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी घटना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और उसके बाद उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है कि हाँ, ये इस घटना का तो ये अर्थ हमने लगाया है, जो आदान प्रदान होता है इसको उन्होंने फोकस किया। तो हर्षल ने क्या किया, उन्होंने एक व्यक्ति के अंदर की ही चेतना की बात की, जबकि अल्फ्रेड सूज ने 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो चेतना का अंतः क्रिया होती है, चेतना के बीच में जो आदान प्रदान होता है चेतनाओं का, इसकी बात उन्होंने की। और समाजशास्त्र में देखिए, अकेला व्यक्ति कमरे में बैठ के कुछ भी कर ले वो समाजशास्त्र के अध्ययन के दायरे में नहीं आता, ठीक है। जब तक 2 व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी, संचार नहीं होगा, तब तक वो सोसाइटी के अध्ययन का केंद्र नहीं बनेगा। मैंने आपको वस्तुहन पद्धति में बताया हुआ था मैक्स वेबर के चैप्टर में कि एक व्यक्ति अकेले बैठ के घर में खाना खा रहा है या फिर गाने सुन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वही व्यक्ति समाज में 2 लोगों के बीच में यदि खाना खा रहा है, गाना सुन रहा है, कुछ और कर रहा है, तो क्या हो गया, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। फिर उसका अर्थ कुछ और हो गया, वो समाजशास्त्रीय क्रिया हो गई। सामाजिक क्रिया का मैंने बताया था कि सामाजिक क्रिया वह है जिसमें दूसरे व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो, अकेला व्यक्ति न हो। अकेला व्यक्ति घर में बैठ के कंघा कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं हुई। सामाजिक क्रिया वो है जो किसी और व्यक्ति के प्रति की जाए, ठीक है। 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो सामाजिक क्रिया है। लेकिन वही व्यक्ति अकेला अपने कमरे में बैठ के खा रहा है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं हुई। तो यही चीज़ है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वही सामाजिक क्रिया होती है। तो अल्फ्रेड सूज ने क्या कहा, प्रकटना शास्त्र को समाजशास्त्री प्रकटना शास्त्र में बदला, और यही कारण है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन की उन्होंने बात की कि जो चेतना होता है उस चेतना का आदान प्रदान होता है। इस व्यक्ति ने क्या सोचा, उस व्यक्ति ने क्या सोचा, इनके बीच में आदान प्रदान होता है। और यही कारण था कि हर्षल जो थे वो समाजशास्त्री नहीं कहलाए और अल्फ्रेड सूज समाजशास्त्री कहलाए, क्योंकि उन्होंने हर्षल ने एक व्यक्ति की क्रियाओं के माध्यम से चीज़ें बताई कि वो क्या सोचता है, उसने क्या महसूस किया उस घटना के बारे में। तो समाजशास्त्र में एक व्यक्ति के अंदर की चीज़ों का कोई महत्व नहीं जब तक वो उस चीज़ का संचार किसी अन्य व्यक्ति से न करें और उसकी प्रतिपुष्टि न प्राप्त करें, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए यही अंतर है हर्षल और अल्फ्रेड सूज में, ठीक है। फिर इनकी 2 पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, फिर है आइडिया जनरल इंट्रोडक्शन टू द प्योर फेनोमेनोलॉजी। तो ये 2 ही पुस्तकें हैं और ये एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हर्षल का प्रकटना शास्त्र आज हमने पढ़ लिया, अब हम सूज को पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यदि मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।